नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जंगल का बेटा कोणार्क। जंगल का बेटा कोणार्क, कला सुरेंद्र सुमन, लेखक प्रियदर्शी। काली घाटी के उत्तर पूर्व में घने और भयंकर जंगलों से सटे छोटे छोटे कबीले हैं। इनमें जंगली जातियां रहती है। इन कबीलों में सबसे बड़ा कबीला सोमान है। सोमान कबीले के सरदार हमेशा से अपने आप को राजा कहलाना पसंद करते आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पराक्रम से सभी कबीलों को अपने अधीन कर रखा है। वर्तमान राजा मुबातु भी बहादुर था, लेकिन धीरे धीरे वह विलासी और लापरवाह बनता गया। सारा भार अपने छोटे भाई मोनार्क को सौंपकर वह दिन रात रंग महल में पड़ा रहता। कबीलों में इस बात को लेकर असंतोष था, लेकिन मोनार्क की वजह से कोई कुछ नहीं कह पाता था। फिर भी लुक्का कबीले का सरदार भीमा उससे मन ही मन जलता था। वह खुद सोमान का राजा बनना चाहता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि मोनार्क के रहते यह संभव नहीं। मोनार्क उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा था। उसे हटाए बिना वह सफल नहीं हो सकता था। एक दिन, सरदार लुम्बा आपसे मिलना चाहता है। ओह लुम्बा, जरूर मेरे लिए कोई सुंदरी लाया होगा। उसे फौरन अंदर भेजो। जो आज्ञा सरदार। लुम्बा के साथ आई सुंदरी को देखकर तो उसकी पांछें खिल उठी। बहुत खूब लुम्बा, इस सफेद चमड़ी वाली सुंदरी को तुम कहां से उठा लाए? सरदार, यह अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने आई थी। इसके साथियों को तो जंगली जानवर उठा ले गए, इसे मैं उठा लाया। सोचा ऐसी सुंदरी तो आपकी रानी बनने लायक है। हम इसे अपनी रानी ही बनाएंगे। यह लो अपना इनाम। सरदार ने खुश होकर लुम्बा को अशर्फियों की थैली इनाम में दी। एकांत होते ही वह उस सुंदरी की ओर देखता हुआ सोचने लगा, ऐसी सुंदरी तो मुबातु के पास भी नहीं है। वह सुनेगा तो जल भुनकर कबाब हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उस सुंदरी को अपनी भाषा बोलते देख वह चकित रह गया। क्या सोच रहे हो भीमा सरदार? वह उस सफेद चमड़ी वाली सुंदरी को शंकित निगाहों से देखने लगा। कौन हो तुम और मेरी भाषा कैसे जानती हो? तुम्हारे उस आदमी ने बताया तो था कि मैं जंगल में शिकार खेलने आई थी। रही भाषा जानने की बात, तो यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। सुंदरी की बात और हाव भाव ने उसे और शक में डाल दिया। नहीं, तुम शिकारी नहीं हो सकती। बताओ क्या चक्कर है? चक्कर था सरदार, अब नहीं है। मेरा नाम मोना है। हम लोग जंगल में खजाने की खोज में आए थे। खजाना तो नहीं मिला, हाँ अपने साथी जरूर खो बैठी। ओह खजाना। खजाने का जिक्र सुनकर उसने मन ही मन एक योजना बना डाली। देखो मोना, तुम्हें खजाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर मेरा साथ दो तो हम खजाने से भी बड़ा हाथ मार सकते हैं। मैं समझी नहीं। उसने उस अजनबी सुंदरी को लालच दिया। सोमान राज्य की महारानी बनना बहुत बड़ी बात है। तुम सारी जिंदगी ऐश कर सकती हो। ओह, मोना शायद पहले से ही यही सोच रही थी। तुम्हें बस मुबातु से शादी करनी पड़ेगी। ओह, वह बूढ़ा, वह तो बेहद धूर्त है। वह शादी करने का झांसा तो सभी को देता है, लेकिन शादी किसी एक से भी नहीं करता। वह शादी के लिए कभी राजी नहीं होगा। क्या तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है? बहुत भरोसा है भीमा सरदार, लेकिन मान लो मैं उससे शादी करने में सफल हो गई तो तुम्हें क्या फायदा होगा? मोना का जवाब सुन भीमा सरदार को लगा कि अगर मोना ने उसका साथ दिया तो वह अपनी योजना में कामयाब हो जाएगा। ओह, तो चालाक भी हो। सुनो, मौका लगते ही मैं मुबातु को तुम्हारी मदद से मार डालूंगा। फिर मैं खुद सोमान का राजा बन जाऊंगा और तुम्हें अपनी महारानी बना लूंगा। तुम्हारी योजना तो अच्छी है, लेकिन भीमा सरदार, तुम मुबातु के भाई मोनार्क को भूल रहे हो। मोना की बात सुन भीमा सरदार सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, सुनो मोना, तुम्हें मुबातु को अपने रूप जाल में जकड़कर कुछ ऐसा करना है कि वह मोनार्क के खिलाफ हो जाए। मोना उसकी बातें सुनकर मन ही मन खुश हो उठी। ओह, यह बेवकूफ तो खुद ही मेरे जाल में फंस गया। उसे सोचते देख भीमा सरदार फिर संशय में पड़ गया। तुम क्या सोचने लगी? यही सोच रही हूँ कि तुम कामयाब होने के बाद मुकर तो नहीं जाओगे। वह उससे कुछ और पूछने के बजाय अपनी ही सफाई देने लगा। कैसी बात करती हो मोना? तुम्हें तो मैं पहली नजर में ही पसंद कर चुका हूँ। तुम्हें ही अपनी महारानी बनाऊंगा। तब ठीक है, मैं तैयार हूँ।
भीमा सरदार उस पर बुरी तरह मोहित था, लेकिन वह उससे किसी तरह पीछा छुड़ाकर दूसरी झोपड़ी में आ गई और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी। अब तक रॉबर्ट ने लुम्बा को समाप्त कर दिया होगा। बेचारा लालच में मारा गया। तभी उसकी रिस्ट वॉच में लगा बल्ब स्पार्क करने लगा और वह घड़ी पर झुककर धीरे से फुसफुसाने लगी। यस रॉबर्ट, मैं जूली बोल रही हूँ। सब कुछ ठीक ठाक है, मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। भीमा सरदार खुद उसी लाइन पर सोच रहा था। जल्दी ही मैं मोबातू से विवाह करने वाली हूँ। उसके लिए मोनार्क का सफाया करना होगा। बाद में भीमा सरदार का क्रियाक्रम भी हो जाएगा। खुद लड़ने की जगह हम इन्हें लड़वाकर बहुत जल्दी ही सोमान राज्य पर कब्जा कर लेंगे। भीमा सरदार सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वह अपनी योजना में मोहरा बना रहा है, वह खुद उसे मोहरा समझती है। वह तो मनी मन खुश हो रहा था। बहुत जल्द मैं सोमान राज्य का मालिक बन जाऊंगा और ये सुंदर औरत मेरी रानी होगी। और फिर कुछ दिनों बाद दोनों योजना अनुसार सोमान कबीले पहुंच गए। महाराज, इस सुंदरी को मेरे सैनिकों ने सोनार के जंगलों में भटकते पकड़ा था। यह नायाब तोहफा मैं आपकी नजर करने लाया हूँ। सचमुच यह नायाब तोहफा है, मैं इसे अपनी महारानी बनाऊंगा। भीमा सरदार द्वारा लाई सुंदरी को देख मोबातु तो लट्टू हो गया, लेकिन बुद्धिमान मोनार्क ने उसका विरोध किया। लेकिन महाराज, यह तो राज्य के नियमों के विरुद्ध होगा। सफेद चमड़ी वाली औरत हमारी महारानी नहीं बन सकती। मोनार्क, राजा अपने भाई के समझाने पर क्रोधित हो उठा। नाराज ना हो महाराज, आपने ही कहा था कि बाहरी दुनिया के लोग धूर्त और स्वार्थी होते हैं, इसीलिए तो आपने यह नियम बनाया था। खामोश, हम राजा हैं, नियम बना सकते हैं तो तोड़ भी सकते हैं। वह अपने भाई की बात सुनने के बजाय उसे डांटने लगा। लेकिन महाराज, तुम में मेरी बात काटने की हिम्मत कैसे हुई? उसने मोनार्क को ही सुंदरी को अपने विशेष कक्ष में ले जाने का हुक्म दिया। जाओ, इस सुंदरी को मेरे विशेष कक्ष में पहुंचा दो और फौरन शादी का इंतजाम करो। जो आज्ञा महाराज। उदास और दुखी मोनार्क दरबार से जूली को लेकर चला गया। मोनार्क के जाते ही मोबातु ने भीमा सरदार को अपने करीब बिठा लिया और उससे बातें करने लगा। मोनार्क सचमुच बेवकूफ है। अक्सर तुम्हारे खिलाफ मेरे कान भरता रहता था, लेकिन तुम मेरे सच्चे वफादार हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ भीमा। मेरे अहोभाग्य महाराज, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। उसने भीमा सरदार को मोनार्क की जगह देने की पेशकश की। तुम अपने कबीले का भार किसी और को सौंपकर यहाँ आ जाओ। मैं मोनार्क की जगह तुम्हें अपना सिपा सालार बनाना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा मानकर मुझे खुशी होगी महाराज। मोबातु को अपने जाल में फंसते देख भीमा मनी मन खुश था। इधर शादी से एक दिन पहले मोनार्क घर में उदास बैठा सोच रहा था। क्या बात है स्वामी, आप इतने उदास क्यों हैं? बड़े भाई की बातें मुझे दुखी कर रही हैं लीजा। वे बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। और फिर उसने अपनी पत्नी लीजा को सारी बातें बता दी। भीमा सरदार और वह सफेद चमड़ी वाली औरत इस कबीले पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति लाने वाले हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। भीमा ने उस औरत के रूप जाल में फंसाकर महाराज को ऐसा कर दिया है कि वे किसी की बात सुनते ही नहीं। सब कुछ देवता सोमान पर छोड़ दो स्वामी। हार कर सब कुछ उसने देवता पर छोड़ दिया। यही करना पड़ेगा। मैंने सुना है वे मुझे भी पद से हटाने वाले हैं। ओह, मुझे अपनी फिक्र नहीं है लीजा। कोणार्क की चिंता खाई जा रही है। वह साहसी है, बहादुर है, लेकिन अभी छोटा है, अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं हुआ है। सोचता हूँ भीमा का षड्यंत्र सफल हो गया तो कोणार्क का क्या होगा। मेरी चिंता न करे पिताजी, मैं किसी से नहीं डरता। उस भीमा के बच्चे ने कोई बदतमीजी की तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। देवता सोमान सब ठीक करेंगे। जाओ, अपनी साथियों के साथ बाहर जाकर खेलो। और फिर शादी वाले दिन जब जश्न जोरों पर था और पूरा सोमान राज्य खुशियां मना रहा था, तो एक दासी भागती हुई वहां आई। ठहरिए महाराज, इस प्याले की शराब मत पीजिए, इसमें जहर मिला हुआ है। क्या? नहीं, जहर? भीमा सरदार ने योजना अनुसार उसे झपटकर पकड़ लिया। जहर? किसने मिलाया है जहर? जल्दी बताओ। हुजूर, मैं बेमौत मारी जाऊंगी। मोना भी पीछे नहीं रही। घबराओ मत दासी, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। बोलो, महाराज को मारने की गंदी साजिश किसने की है?
हाँ, सारी बातें सच सच बताओ। और सिखाई हुई दासी ने सबके सामने मोनार्क का नाम ले दिया। यह जहर मैंने खुद सिपह सलार और महाराज के भाई मोनार्क को मिलाते देखा था। वे आपको मारकर अपने बेटे को राजा बनाना चाहते हैं। नहीं, यह झूठ है, षड्यंत्र है। ये दासी बकवास कर रही है। बको मत। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस कमीने विश्वासघाती को। स्वामी, पिताजी। मोनार्क अपनी सफाई में बहुत कुछ कहता रहा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। इस गद्दार ने मेरी हत्या करने की साजिश की है, इसलिए हम इसे मौत की सजा देते हैं। नहीं महाराज, यह अन्याय है, षड्यंत्र है। मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। ले जाओ इसे और सारे राज में ऐलान कर दो कि कल सुबह इसे देवता के सामने सूली पर चढ़ाया जाएगा। कैसा तड़प रहा है बेवकूफ, अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझता था। अब आया मजा। सजा सुनते ही मोनार्क की पत्नी अपने पति की ओर झपटी, लेकिन सैनिकों ने उसे और कोणार्क को भी पकड़ लिया। नहीं, ऐसा मत करो, मेरे पति निर्दोष हैं। इन दोनों को भी धक्के मारकर राज्य से बाहर निकाल दो और ऐलान कर दो कि जो कोई भी मोनार्क का दाह संस्कार करेगा उसे भी सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। मोनार्क को सैनिक एक और खींचने लगे और लीजा और कोणार्क को धक्के मार मार कर बेदम कर दिया गया। दूसरे दिन सुबह सैनिकों की देखरेख में भीमा ने मोनार्क को फांसी पर चढ़वा दिया। देवता सोमान, मेरी लीजा और मेरी कोणार्क की रक्षा करना। कुछ ही देर बाद, स्वामी मत रो मां, वीरों की पत्नियां और माएं रोती नहीं। अपने पिता की हालत देख कोणार्क बहुत दुखी था। वह अपनी मां को धीरज बंधाने लगा। मैं पिता को वापस तो नहीं ला सकता मां, लेकिन देवता की सौगंध खाकर कहता हूँ, पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा, मेरे लाल। फिर वह अपने पिता की लाश सूली से उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा। समय नष्ट मत करो मां, पिता के शरीर को सूली से उतारकर हमें उनका अंतिम संस्कार करना है। लेकिन बेटे, वह ऐलान। सहमी मां ने उसे राजा के ऐलान की याद दिलाई, लेकिन बहादुर कोणार्क जरा भी भयभीत नहीं हुआ। मालूम है मां, जो कोई पिताजी का अंतिम संस्कार करने की कोशिश करेगा उसे भी सूली पर चढ़ना होगा, यही ना? लेकिन मैं अपने जीते जी उन्हें चील कौवों और गिद्धों का निवाला कैसे बनने दे सकता हूँ? आओ मेरी मदद करो। फिर उसने विधिवत अपनी माँ की मदद से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। विदा पिताजी, मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। तभी वे दोनों अपने पीछे शोर सुनकर चौंक पड़े। फिर वे जैसे ही पलटे, ओह, वे तो सोमान कबीले के सैनिक हैं। हाँ, वे ही आ रहे हैं, साथ में भीमा भी है। इसी दुष्ट की वजह से तेरे पिता को यह अपमानजनक मौत मिली। भीमा सरदार को सैनिकों के साथ आते देख कोणार्क की आंखों में खून उतर आया। आने दे माँ, मैं उस कमीने को ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। नहीं बेटे, तू अकेला उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। माँ की बात ने उसे चकित कर दिया। यह क्या कह रही हो माँ? मेरे बेटे, यह समय बहादुरी दिखाने का नहीं है। भाग जा बेटे, इनकी नज़रों से दूर हो जा। वह अपनी माँ पर खींच उठा। तुम मुझे कायरता सिखा रही हो। पीठ दिखाकर भागने से अच्छा तो मैं इनसे मुकाबला करते मर जाऊं। बेटे भाग। आह! और तभी भीमा सरदार द्वारा चलाया तीर उसकी माँ की पीठ में लगकर सीने के पार निकल आया। बौखलाकर कोणार्क ने अपनी माँ को अपनी बाहों में भर लिया। माँ, माँ, तुझे सोमान देवता की सौगंध है कोणार्क, भाग जा। दम तोड़ती लीजा बड़बड़ाई। तुझे अपने पिता और माँ की मौत का बदला लेना है मेरे लाल। मुझे वचन दे कोणार्क। मैं वचन देता हूँ माँ, मैं बदला लूंगा। और कोणार्क का सारा बदन तनता चला गया। मरती हुई माँ को अंतिम बार देखने के बाद कोणार्क उस जंगल में घुस गया जहाँ जाने का साहस किसी को नहीं था। बदला लूंगा माँ, बदला। मेरे लाल की रक्षा करना देवता, रक्षा करना। स्वामी, आह! और फिर कुछ देर तक कोणार्क की तलाश करने के बाद वे लौट चले। जंगली जानवर पल भर में ही उसे चीर फाड़ कर फेंक देंगे। उधर घनी झाड़ियों को हटाकर रास्ता बनाता हुआ कोणार्क बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ तक आने का वे कायर साहस भी नहीं कर सकेंगे। जैसे ही वह खुले स्थान में पहुंचा, एकदम से हड़बड़ा गया। अरे बाप रे, शेर! यह तो फाड़ कर ही फेंक देगा। कोणार्क ने एक ऊंचे पेड़ की ओर छलांग लगाई।
पेड़ तक पहुंच गया तो जान बच सकती है। और अगले ही पल वह पेड़ पर था। अब ठीक है, माफ करना दोस्त, अभी मेरा मरने का इरादा नहीं है। इसी तरह कोणार्क को जंगल में रहते सालों गुजर गए। जानवरों के बीच रहते हुए हमेशा वह उनसे बचता रहता था, लेकिन अब बचाव के बजाय वह मुकाबला करने की सोचने लगा था, क्योंकि अब वह जवान हो गया था। ऐसे डरने से काम नहीं चलने का। जंगल में रहना है तो इनमें अपना डर पैदा करना होगा। और फिर उसने मन को कड़ा करके उसने उस भालू पर छलांग लगा दी। सोमान देवता की जय! और भालू से जा टकराया। शिकार की आशा में पेड़ के नीचे खड़ा भालू एकाएक कोणार्क को अपने से टकराते देख घबरा गया, लेकिन अगले ही पल वह भालू क्रोधित हो कोणार्क पर झपट पड़ा और उसे बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। बहादुर कोणार्क ने घायल होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। अब मेरी बारी है। और फिर पूरा जोर लगाकर उसने भालू को एक और उछाल दिया। थोड़ी कलाबाजी भी खा लो भालू राम। गिरते ही भालू की हड्डी चटक गई। वह गिरता पड़ता जंगल में भाग गया। ये हुई ना बात, बहुत दादागिरी करते थे। फिर एक दिन उसकी भिड़ंत चीते से हो गई। जानता हूँ तुम बहुत ताकतवर और चालाक हो, लेकिन मैं भी अब कमजोर नहीं हूँ। उसने चीते को मिनटों में चित कर दिया। दोस्ती करनी है तो हाथ मिलाओ और वायदा करो कि फिर मुझ पर हमला नहीं करोगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।